तो नाउ स्टार्ट डाइपोल मोमेंट कंपेयर, कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ध्यान से देखो इधर, पहला जो एग्जांपल था वो क्या था, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ Cl है और यहाँ Cl है। तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे और ये इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इधर अट्रैक्ट करेगा, तो हमें कुछ रिजल्टेंट आएगा, तो हम इसके बोलेंगे इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हुआ है, यानी म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये पोलर है, ये पोलर है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये पोलर है, यानी सिस। तो सिस के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, तो एक एक जो बनाए हो उसमें मैच करते जाना। सेकंड क्या है, ट्रांस, Cl है और ये Cl है। अब यहां एक इलेक्ट्रॉन रख दो, ये Cl इधर खींचेगा और ये Cl इधर खींचेगा, और 180 डिग्री पे एंगल लग रहा है, ठीक है। तो ये म्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी ये हो जाएगा नॉन पोलर, दिस वन इज नॉन पोलर। थर्ड जो एग्जांपल दिया था हमने वो ये दिया था, C डबल बॉन्ड C और ये CH3 और ये CH3 और ये H और ये H। अब ध्यान से इसमें सुनना, इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में क्या है, ये कार्बन है, लेकिन ये कार्बन जो है वो sp3 में है और ये जो कार्बन है वो sp2 में है, 1 2 3। तो हम जानते हैं कि sp2 का s परसेंटेज ज्यादा होता है sp3 से, s परसेंटेज, इसका मतलब जिसमें s परसेंटेज ज्यादा होता है, s परसेंटेज अगर ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होता है, ध्यान रखने का। मोर s परसेंटेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर s परसेंटेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर इसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से ये इधर अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, उल्टा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये इस दोनों में ये इधर अट्रैक्ट करेगा, इसमें तो हम चेक नहीं करेंगे। अब इस वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाओ और इस वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाओ, इस वेक्टर को आगे बढ़ाओगे तो यहां जाएगा, इसके टेल से टेल को मिला दो और इस वेक्टर को यहां बढ़ाओ, यानी कहीं ना कहीं हमें रिजल्टेंट इसमें मिल रहा है, यानी इसमें जो होगा म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी ये पोलर होगा। ये थर्ड वन समझ में आया। अब नेक्स्ट ध्यान देना, फोर्थ, जो है वो है C डबल बॉन्ड C और ये CH3 है और ये CH3 है, और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, सेम टू सेम, ये sp3 में है, ये sp2 में है, ये sp2 में है, ये sp3 में है। तो sp2 वाला अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, कर लिया, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, कर लिया। अब इस दोनों वेक्टर को आगे बढ़ाओ और टेल से टेल मिलाओ, इसका म्यू क्या हो जाएगा, थर्ड वन में देखो, ध्यान रखना एक चीज, अगर एक कार्बन लिख लो, अगर एक कार्बन sp2 में है, sp3 में है, एक कार्बन sp2 में है और एक कार्बन sp में है, तो सबसे ज्यादा s परसेंटेज इसमें रहेगा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा, ये लगभग नाइट्रोजन के बराबर हो जाता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लो ये रहा CH3,
यहां पर ये जो कार्बन है वो sp एल्केन इथेन में, इथीन में और इथाइन में, ये देखो ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है। ये इतना ज्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है कि हाइड्रोजन को लूज भी कर देता है। और इसका ये एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन को लूज नहीं करेगा, जबकि ये एसिड के तरह ट्रीट होने लगता है। इसका हाइड्रेशन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के बराबर हो जाता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के बराबर हो जाएगा और ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये एसिडिक हाइड्रोजन इसको लूज भी कर देता है, जबकि ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये जल्दी लूज नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ sp3 में है और यहाँ sp2 में है, तो sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा sp3 से, तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा और यहां वाला इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। अब इस वेक्टर को आगे बढ़ा दो, टेल से टेल को मिला दो, यहां से ये ऐसे खींच रहा है और ये ऐसे खींच रहा है। अब इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे लेके जाओ और इसको आगे लेके जाओ, ऐसे आ गया। अब फिर कैलकुलेट कर लो, यहां पर ये ऐसे खींच रहा है और ये ऐसे खींच रहा है, तो दोनों को टेल से मिला दो, इसको आगे लेके जाओ और मिला दो टेल से टेल को, म्यू 0 हो जाएगा। ये ट्रांस है, ये ट्रांस है और ये क्या है, सीस है। ट्रांस है और ये सीस। और किसी को डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट देखो, लिख लेना इस चीज को। 1 2 3 4 हो गया, सीस और ट्रांस। अच्छा, और भी कल मैं अलग से एक्सप्लेन कर दिया था वो वाला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लोरीन वाला। क्लोरीन वाला देखो, क्लोरीन वाला अब यहां ध्यान देना, ये सब कार्बन sp2 में है, सारे के सारे sp2 में। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन भी है लेकिन बॉन्ड लाइन में उसको लिखा नहीं जाता है। तो सारे कार्बन sp2 में, तो इधर नहीं चेक किया जाएगा क्योंकि सब sp2 में, यहां चेक करेंगे। ये कार्बन और क्लोरीन में ये खींचेगा, इसका म्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 और ये पोलर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना, अब हमने यहां पर 2 सीएल लगा दिए ऑर्थो पे, यहां सीएल लगाया और यहां सीएल लगाया। तो हम इस एरिया में नहीं चेक करेंगे, यहां पर हम चेक करेंगे। ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। थोड़ा सा इस लाइन को हम बढ़ा देंगे समझने के लिए, ये इधर से भी खींचेगा ये, और इसको भी थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इसमें आएगा, इसका म्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये पोलर होगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसके इस ग्रुप के रेफरेंस में। अगर ये मेटा पे रहेगा, कल इवनिंग को ऑर्थो मेटा और पैरा बताया था, ये यहां रहेगा, तो इधर तो हम चेक नहीं करेंगे। ये क्लोरीन जो है इधर खींचेगा और ये क्लोरीन इधर खींचेगा, दोनों को मिला दो, तो कहीं ना कहीं हमें रिजल्टेंट आएगा, यानी म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया और ये पोलर हो गया।
अगर हम यहां लेंगे यहां और यहां लेंगे तो ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, पैरा है, ये ऑर्थो पर है, सॉरी ये मेटा है। दिस पोजीशन इज नोन एज मेटा, दिस पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू दैट ग्रुप, और दिस पोजीशन इज नोन एज पैरा विथ रिस्पेक्ट टू दैट ग्रुप। ऑर्थो मेटा पैरा, बोथ आर ऑर्थो, बोथ आर मेटा, दिस वन इज पैरा। ये इधर खींचेगा, दोनों को मिला दो, एक दूसरे को कैंसिल आउट मारेंगे, या म्यू क्या हो जाएगा 0, यानी ये नॉन पोलर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हमने दिया था आपको, यहां पर हमने यहां लगाया था, यहां लगाया था और यहां लगाया था, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। मान लेते हैं बीच में इलेक्ट्रॉन रख देते हैं जानबूझ के समझने के लिए, इसको आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा, ये क्लोरीन इधर खींच रहा है, ये क्लोरीन इधर खींच रहा है और ये क्लोरीन इधर खींच रहा है, और इनके बीच में देखो तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा, और तीन फोर्स 120 डिग्री पे जब काम कर रहे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं डिस्प्लेस नहीं होगा, इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, और यहां म्यू क्या हो जाएगा 0, और ये नॉन पोलर में आएगा। इतना में किसी को डाउट है? अब ध्यान देना, तुम फिजिक्स में पढ़ोगे कि अगर दो वेक्टर काम कर रहा है, दो वेक्टर काम कर रहा है, F1 और F2 है फोर्स, तो उसका रिजल्टेंट जो आता है F रिजल्टेंट क्या आता है, रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो ये भी एक टाइप का फोर्स ही है ना जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम इसको μ1 से रिप्रेजेंट करेंगे, μ1 हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे μ1 से, तो जो अट्रैक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे μ1, ठीक है, और इसको बोल देते हैं μ2, हालांकि दोनों μ1 ही है लेकिन मैं जानबूझ के बोल रहा हूं। तो म्यू रिजल्टेंट कितना आएगा, म्यू रिजल्टेंट वेक्टर के जैसा ही निकाल देंगे, क्योंकि दिस वन इज ये वेक्टर क्वांटिटी, जो डाइपोल मोमेंट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी जैसा ट्रीट होगा, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। अब थोड़ा सा यहां पर हम फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में, फर्स्ट में तो नहीं केवल एक है, हम यहां से बात करते हैं ऑर्थो से, ऑर्थो मेटा और पैरा में हम कंपेयर करते हैं। ऑर्थो मेटा और पैरा में अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा, यहां जो एंगल बनता है वो अप्रोक्स 120 डिग्री एंगल बनेगा, वहां तो 90 वहां तो 0 है। तो हम यहां पर पोलरिटी अगर हम डिस्कस करें तो ये बात हमें समझ में आता है कि cos थीटा, क्योंकि ये μ1 μ2 इसमें भी है और μ1 μ2 इसमें भी है, तो कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है, या μ1 ही बोल सकते हो क्योंकि यहाँ एटम एक ही है। तो ये वैल्यू अगर रिजल्टेंट में यहां निकालू ऑर्थो में तो वही वैल्यू आने वाला है, और μ1 μ2 यहां भी आने वाला है और यहां भी आने वाला है, यानी इतना हमारा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि जो चीजें यहां है वो यहां है, बस डिसाइडिंग फैक्टर हमारा है यहां थीटा। यानी एक जगह में ऑर्थो पर cos थीटा जो है वो 60 डिग्री है, और मेटा पर cos थीटा जो है वो 120 डिग्री है, और हम जानते हैं कि अगर थीटा बढ़ता है तो cos थीटा का वैल्यू कम होता है,
थीटा जितना ज्यादा होगा उतना ही cos थीटा कम होता है। तो इस ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो दोनों में ज्यादा कौन पोलर है? ऑर्थो इज मोर पोलर देन पैरा, सॉरी, ऑर्थो इज मोर पोलर देन मेटा, और पैरा तो सबसे कम है, तो पैरा तो जीरो है, इसमें तो जीरो है, पोलर के बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो थीटा के बेसिस पे ये ज्यादा आया, ये कम आया और ये आया। बाकी भी हम कंपेयर करेंगे, लेकिन हर जगह थीटा के बेसिस पे हम नहीं करेंगे, लेकिन इस केस में हम थीटा के बेसिस पे कर रहे हैं। थीटा ज्यादा है तो वहां पोलरिटी कम हो जाएगा। तो इस केस में ऑर्थो देन मेटा देन पैरा, पैरा का तो हालांकि जीरो है, तो ये नॉन पोलर में आएगा। अब मुझे बताओ ये 5 1 2 3 4 5 में निकालना, रिजल्टेंट निकालना और 3 में कंपेयर करना। कोई डाउट है इसमें तो बोलो। 5 में निकालना पोलरिटी, अच्छा हम इसमें कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, ये अकेला है। कंपेयर एक जैसे चीजों में होता है, सिमिलरिटी चीजों में होता है, और यहां तो जीरो ही है। किसी को कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम एक और क्वेश्चन दिए थे, शायद यहां नहीं था या पता नहीं, एक इसके ऊपर आईआईटी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। जेई में क्वेश्चन ये है, बस क्वेश्चन और कुछ नहीं है, उसने लिख के दिया है कि इसका जो म्यू है, इसका वो म्यू एक्स है, इसका म्यू जो है वो म्यू का वैल्यू एक्स है, और इसका जो म्यू है वो आपको निकालना है, इसका म्यू निकालना है, इसका म्यू निकालना है आपको, इसका म्यू ऑप्शन में था, वो आपको निकालना है। अब देखो ध्यान से, दोनों एक ही है। अब क्या होगा, चलो इसको पहले हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, नहीं है हमारे लिए, तो इसके वजह से जो म्यू आएगा वो तो जीरो आएगा, इसके वजह से जो म्यू आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। ड्यू टू 3 क्लोरीन म्यू विल बी जीरो, क्योंकि नॉन पोलर है, 120 डिग्री पे वर्क कर रहा है। अब इसके वजह से म्यू क्या आ गया? जीरो आ गया। अब इसमें एक और क्लोरीन लगा के हमसे पूछा था क्वेश्चन में, तो इसके वजह से जो जीरो है, अब इसके वजह से क्या होगा? तो इसके वजह से जो यहां है, जो यहां है वही उसका होगा, यानी इसका अगर एक्स है तो इसका म्यू क्या होगा? एक्स होगा, क्योंकि इसके वजह से तो जीरो थे, तो इसका अगर एक्स है इसका भी एक्स होगा, और यही आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका भी लिख लो, क्या लिखो क्वेश्चन में, हालांकि मैंने दिया हुआ था, इस स्ट्रक्चर का म्यू एक्स दिया हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर का म्यू क्या है, ये क्वेश्चन में था। ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे ना 120 डिग्री पे, और ये केवल बच जाएगा, इसके वजह से म्यू आएगा, इसके वजह से, और इसका वजह से एक्स दिया हुआ है, ये तीनों सीएल कैंसिल हो जाएंगे, ये केवल बच जाएगा, ये इस पार्ट की वजह से म्यू क्रिएट होगा, और ये पार्ट ये वाला एक्स है, इस पार्ट की वजह से म्यू जीरो हो जाएगा।
अच्छा ये जो दोनों है उसके लिए कैंसिल कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा वेक्टर के जैसा सोचना पड़ेगा। तुम बोलो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा दोनों। वैसे करेंगे तो फिर तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर हमारा आंसर ही नहीं आएगा। फिर तो हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, फिर उस डेटा का निकालना पड़ेगा। लेकिन IITJEE में ऐसे नहीं पूछा था, ऐसे पूछेगा तो हम अगर हम इस दोनों को पकड़ेंगे कैंसिल आउट में और इसको छोड़ देंगे तो फिर इसका आंसर ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जेई में डेटा नहीं दिया था, बस इतना ही क्वेश्चन था और कोई एक भी डेटा नहीं था, उसका क्वेश्चन इतना ही है। तो इसीलिए इसमें हमें इन तीनों को कैंसिल करना पड़ेगा। और चीजें जब आसानी से कैंसिल हो जा रहा तो क्यों सामने वाला कैंसिल करेंगे, फिर ये बच जाएगा। तो कैसे इसमें हम सिमिलरिटी कैसे ला पाएंगे? हमें एक सिमिलरिटी लाने के लिए, हमें सिमिलरिटी लाके कंपेयर करने के लिए हमने इन तीनों को क्या किया, कैंसिल आउट किया। चलो ये हो गया ऑर्थो मेटा पैरा पर हमारा ग्रुप हो गया। नेक्स्ट क्या है, OH है। चलो नेक्स्ट जो है फिनॉल, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। यहां लगा हुआ फिनॉल, तो इस साइड तो हम देखेंगे नहीं, यहां लगा हुआ तो ये ऑक्सीजन तो खींचेगा ही खींचेगा, क्योंकि इसका ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिटी। तो यहाँ म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा और ये पोलर होगा। अब यहाँ पर सेम टू सेम क्लोरीन जैसा ही हो जाएगा सब, ठीक है। सारे पे अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल 2 बताएंगे। यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन पर है, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, ठीक है। तो अब इसको हम बढ़ा देंगे, तो हमारा रिजल्टेंट आएगा। तो इसमें म्यू क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू 0, ये पोलर है। अब मेटा पे है OH, ये यहां OH है और ये यहां OH है। अब ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, दोनों को बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं तो रिजल्टेंट आएगा ना। इसमें म्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 और ये पोलर होगा। तो यहां पर ध्यान समझना, कहां पे, पैरा पे, यहां OH और यहां OH। हम तुरंत बोल देते हैं ये 0 है, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा। ये देखने में लग रहा है सामने सामने, एक्चुअल में हमारा कंसेप्ट ये होगा, अगर ये ग्रुप लीनियर हुआ, अगर ये लीनियर हुआ तो ये होगा, ये लीनियर नहीं है, बेंट होगा ये। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वाटर पे 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर बेंट बनाता है। तो बेंट होगा तो ये बॉन्ड थोड़ा, बिल्कुल ये इसके स्ट्रेट नहीं होगा, ये 180 डिग्री पे काम नहीं करेगा, ये स्ट्रेट नहीं है। तो कहने का मतलब ये थोड़ा बेंट हुआ है तो इधर खींचेगा, यानी इसमें एंगल बनेगा, यानी ये इधर खींचेगा और ये थोड़ा सा इधर खींचेगा, क्योंकि इसमें एंगल है। अब दोनों को मिला दो तो कहीं ना कहीं इसमें रिजल्टेंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां वाला ग्रुप अगर बेंट है या लीनियर नहीं है, नॉट ए लीनियर, नॉट ए लीनियर, तब पैरा 0 नहीं होगा और ये पोलर हो जाएगा। क्लोरीन के केस में जरूर हो जाता था, लेकिन इस केस में नहीं होगा। By what way also we get same answer? फिर से लिख के भेजो ओम पवार, क्या लिख के भेजो समझ में नहीं आया। By what they way also we start, previous question, by what way also we start same answer.
इसका बोल रहे हो क्या? एक चेंजेज आएगा इसमें, जो पहले वाला का था इसमें सब पोलर ही होगा, ये भी पोलर होगा। पैरा नॉन पोलर होता था, ये पोलर हो जाएगा। अब समझ में आ गया? तो मैं अब सबको एक्सप्लेन तो करने की जरूरत नहीं है, ये वाला ये वाला ये वाला करने की जरूरत नहीं है। अब मैं केवल पैरा वाला सबका कर दे रहा हूं। पैरा वाला मैं सबका एग्जांपल्स बता दे रहा हूं, क्योंकि पैरा पे ही प्रॉब्लम है। इन पे तो जीरो होना ही, नॉट इक्वल टू जीरो होना ही है। कौन से एक्सप्लेन करने हैं? ये पैरा वाला। भूषण मानीपाल, कौन से एक्सप्लेन करने? लास्ट वन बोले तो ये वाला। देख लो लास्ट वन वाला, यहां से देखो। मैं अब केवल पैरा वाला ही डिस्कस कर रहा हूं, ऑर्थो मेटा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहां देखो क्लोरीन रहा और यहां क्लोरीन रहा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, म्यू जीरो हो जाएगा। यहां अगर क्लोरीन रहा और यहां पर फ्लोरीन रहा तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि दोनों का पावर अलग है खींचने का, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं मारेंगे। अगर यहां पर OH रहा और यहां पर अगर OH रहा तो ये बेंट है, बेंट होने की वजह से ये एंगल बनाएगा, क्योंकि ये जो बिल्कुल ये लाइन जो है यहां से एंगल बनाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो दो लोन पेयर होता है और दो बॉन्ड होता है। तो दो लोन पेयर और दो बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा? बेंट। तो ये स्ट्रक्चर बेंट हो जाएगा, यानी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा इसके। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इस वे में खींचेगा, ये ऐसे, और ये इधर से खींचेगा ऐसे। तो कुल मिला के जो पहले कैंसिल हो रहा था यहां पे, अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बेंट हो गया है। तो जब जब बेंट होगा तब तब उसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी ये पोलर होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लो हमने साइनाइड ले लिया CN, अब CN जो बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, ये Sp है और Sp लीनियर होता है CN। अब नाइट्रोजन अपने तरफ खींचेगा, ये नाइट्रोजन अपने तरफ खींचेगा और ये नाइट्रोजन अपने तरफ खींचेगा, दोनों को मिला देंगे तो बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जीरो, यानी लीनियर है ये। अगर हम बात करें किसका, एक साथ लिख लेना सब पैरा वाला। अगर हम बात करें NO2 का, चलो स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, N डबल बॉन्ड O और ये, और N डबल बॉन्ड O और ये। चलो ये मानते हैं कि इधर खींच रहा है, ऐसे भी ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट, इसमें कोऑर्डिनेट है, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। अच्छा, दोनों का पावर खींचने का एक नहीं होगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट है और एक कोऑर्डिनेट नहीं है। तो बेटर ये होगा ऐसे केसेज में कि आप कोऑर्डिनेट वाला को लुईस वाला बदल लो और यहां पर लिख दो आप क्या, डोनेटर पर माइनस और एक्सेप्टर पे प्लस, डोनर पे माइनस और एक्सेप्टर पे प्लस। जहां जहां अगर माइनस और प्लस क्रिएट हो रहा है वो पोलर होना जरूरी है, वो पोलर होगा ही होगा, आईने की तरह हो गया वो, मतलब इस पे प्लस माइनस का क्रिएट होना वो पोलर है ही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट CHO का, CHO का, C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O और H, CHO। तो ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो कहीं ना कहीं अगर मिलाओगे इनको रिजल्टेंट बनेगा इसका, ये म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं,
जब CN दो ही केस में होता है मेनली, यहां या तो एक एटम हो और सेम एटम हो, यानी पैरा पर अगर हमें जानना है कि पैरा पर क्या होगा, तो पैरा पे अगर 0 होना है तो एक ही कंडीशन है, पैरा पे अगर 0 होना है तो एक ही कंडीशन है, क्या? पैरा पे 0 होने के लिए क्या कंडीशन है? दोनों ग्रुप सेम होना चाहिए, ये और ये ग्रुप जो है G1 और G2, G1 और G2 सेम होना चाहिए, और लीनियर होना चाहिए, लीनियर, तब उसका म्यू 0 होता है। बाकी किसी भी केस में नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा, इस केस में होगा, इस केस में होगा, इस केस में नहीं होगा। देखो फ्लोरीन है या क्लोरीन है, इस केस में नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा। अगर बेंजोइक ले लेते हैं तो बेंजोइक वाला केस में भी नहीं होगा, बेंजोइक वाला केस में भी नहीं होगा। अगर अमाइन ले लेते हैं, अमाइन वाला भी केस में नहीं होगा। किसी भी केस में 0 नहीं लिखना है, लोन पेयर है, म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0। चाहे NO2 ले लो, तो कहने का मतलब ये है कि इनको छोड़ दो, सब केस में पैरा वाला नॉन पोलर होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांस, क्या ट्रांस ऑलवेज होता है? नहीं। अगर यहां मैं लिख दूं क्लोरीन और यहां मैं लिख दूं फ्लोरीन, तो इसका खींचने का पावर अलग है और इसके खींचने का पावर अलग है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो यहां म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ग्रुप भी देखना है कि सेम लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। तो आगे कर लोगे, इसमें आगे बताने की जरूरत नहीं है ना। अमाइन, NO2, CN, CHO, COH, Cl, ये वाला बाकी सब डिस्कस कर दिया हमने। चलो अब बात ये है कि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाए। चार्ज इनटू डेंसिटी, चार्ज इनटू डिस्टेंस, इसका SI यूनिट क्या होता है, वो सब निकालना। तो हमारा मेन ये जो क्वेश्चन आता है इसका पार्ट हो गया है हमारा, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें बॉन्ड बना के बोला A, B, C और D में पोलरिटी कहां ज्यादा है, विच वन हैज मोर पोलरिटी, किसमें पोलरिटी मतलब किसमें चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, किसमें होगा? ऑप्शन नंबर A में, क्योंकि ये तो कॉमन है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू फ्लोरीन के पास क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब ये इधर ज्यादा शिफ्टेड करेगा, ज्यादा चार्ज क्रिएट करेगा। आंसर इज, तो पोलरिटी हम इस बेसिस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। होगा तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। अब यहां से हम थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। C2H2 है इथाइन, इस DPP में जो भेजा हूं इसमें है भी, बरोबर है। कह रहा है कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, और C2 इथाइन जो है वो 2.6 ग्राम है, 2.6 ग्राम इथाइन है। एक का आंसर सही आया ओमकार का, बाकी
टू स्मॉल दो कहां से होगा? पाई बॉन्ड नहीं निकालना, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड नहीं निकालना, यही तो तुम लोग गलती करोगे इस बार, इसीलिए मैं जानबूझ के आगे वाला चीजें रोक दिया हूं। अब यहां ध्यान देना, यहां पर पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड 2 है, 2 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यही हुआ ना? अच्छा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कितने में है? एक मॉलिक्यूल्स में। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कितने में? एक मॉलिक्यूल से, एक ही मॉलिक्यूल से है ना, 1 मॉलिक्यूल्स में। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एक ही मॉलिक्यूल्स दिख रहा है ना, ये एक मॉलिक्यूल से, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो एक मॉलिक्यूल्स में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एक मोल में, अच्छा मेरे को बताओ, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर, Na। कहीं कहीं ऑप्शन में हो सकता है Na लिख के दे, ये मत सोचना Na क्या लिखा, एवोगाड्रो नंबर, इसी नंबर को एवोगाड्रो नंबर बोल दिया गया है। तो इस तरह के एक मॉलिक्यूल्स में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो उसी के जैसा अगर Na या Na मॉलिक्यूल्स होगा, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होगा, तो कितना होगा? 4 इंटू Na पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होगा एक मोल में। इसको बोला जाता है 1 मोल। तो 1 मोल में कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 पाई इलेक्ट्रॉन। या तो ये बोलो या तो ये बोलो, क्योंकि एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होता है। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि इतना ग्राम इथीन है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि एक मोल अगर ऐसा कंपाउंड रहेगा तो इतना पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा, लेकिन हमारे पास एक मोल नहीं है, हमारे पास 2.6 ग्राम है। तो इसको पहले मोल में बदलेंगे। तो मोल में बदलने के लिए सिखाया था गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 2.6। मोलर मास कितना है? कितना होगा मोलर मास? 12 12 24, 25 और 1 26, कितना हो जाएगा? 0.1। यानी एक मोल में इतना है, तो 0.1 मोल में कितना होगा? तो 0.1 में मोल में कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको कर लो, कितना आएगा? तो 24, ये हो जाएगा 12 9 0 24, और ये एक चला जाएगा तो 10⁻22 हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में देख लेंगे 2.4 लिखा है कि 24 लिखा है, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे, बराबर है ना? सही है ना? अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं जानबूझ के